हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यह हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में? सबसे पहले देखा था कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। क्या होता है? यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वेरिएबल मानकर एक फंक्शन बनाएं एफ ऑफ जेड, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। और किस फॉर्मेट में होता है ये? एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। फिर हमने ये भी देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाता है? जब वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? यदि वो एफ ऑफ जेड सिंगल वैल्यूड हो, सेकेंड कंडीशन थी कि एफ ऑफ जेड डेरिवेबल होना चाहिए अपने डोमेन में, और थर्ड कंडीशन थी कि एफ ऑफ जेड कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉची-रीमान इक्वेशन क्या थी? यदि हमारा एफ ऑफ जेड कार्टेशियन फॉर्म में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और यदि पोलर फॉर्म में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, याद है? अब एनालिटिक फंक्शंस पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि वो फंक्शन एनालिटिक है, आपको कुछ अननोन वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे। तो अब उस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, हमसे बोला है कि ये जो एफ ऑफ जेड है ये एनालिटिक है, हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालना है। यदि फंक्शन एनालिटिक है मतलब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम थर्ड कंडीशन से ही ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कॉची-रीमान इक्वेशन से। और क्या तरीका बताया था? एक्स वाई, मतलब पहले से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वल आना चाहिए। फिर इसे डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे डिफ्रेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों इक्वल आना चाहिए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, है ना? तो बस सॉल्व करो। इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y यही आएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले का तो 0 आएगा, इसका आएगा dx प्लस 2y। हमसे बोला है एनालिटिक है, मतलब ये इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल आएगा। अब ये इक्वल कब आएगा? तो इसे कंपेयर करो, तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो इसके x के कोफिशिएंट से, और y के कोफिशिएंट को कंपेयर करो इसके y के कोफिशिएंट से। तो यहाँ से d इक्वल टू आया 2 और a इक्वल टू आया है 2, ठीक है? फिर क्या करना है? फिर इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करो, तो 2cx प्लस dy, और इसे डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले का तो 0 आएगा, फिर ax प्लस 2by। अब ये इक्वल आना चाहिए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देते हैं, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, तो -2cx माइनस dy, और ये इक्वल है ax प्लस 2by के। माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अब दोनों को कंपेयर करो, तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो यहाँ से a इक्वल टू आ रहा है -2c और 2b इक्वल टू आ रहा है -d के। अब यहाँ से हमारे a की वैल्यू तो 2 है तो यहाँ पर रख देंगे, और d की वैल्यू 2 है तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से 2 इक्वल टू आ रहा है -2c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1, और d की वैल्यू 2 रखो तो क्या आ जाएगा? b इक्वल टू -1। तो सभी की वैल्यू आ गई। क्या क्या आया? a इक्वल टू आया है 2, b इक्वल टू आया है -1, c इक्वल टू आया -1, और d इक्वल टू आया है -2। समझ आ गया कैसे सॉल्व किया? आपको सिर्फ CR इक्वेशन को चेक करना है। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन करो, इसमें भी आपको a और b की वैल्यू निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसी तरह ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको a और b की वैल्यू निकालना है, तो इसे भी आप कर लेना। मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बोला जाएगा कि ये एनालिटिक है, आपको a b की वैल्यू निकालना है, या फिर वो बोल देंगे कि a प्लस बी क्या होगा। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको CR इक्वेशन के थ्रू a और b की वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करो, इसमें आपको p की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में एक ही अननोन वेरिएबल है जो कि है p। हमसे बोला है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो।
तो इसे डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 ये तो कांस्टेंट है, log x का होता है 1/x, तो x की जगह पे दिया हुआ है x² प्लस वाई स्क्वायर, और चेन रूल से x² प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2x। ये इक्वल होगा जब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x², x की जगह पे दिया हुआ है px/y, तो इसका होल स्क्वायर, और px/y इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो px तो कांस्टेंट होगा, 1/y का होगा -1/y²। इसे सॉल्व करिए तो 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा x/x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए -px/ LCM क्या आएगा y², तो y² प्लस p² x² और y² ऊपर चल जाएगा इंटू 1/y², तो y² से y² गया, तो ये आ गया -px/y² प्लस p² x²। ये इक्वल है x/x² प्लस y² के। अब ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे p की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए, तो बताइए p की क्या वैल्यू रखें। वैसे आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, और p की वैल्यू हम रखेंगे -1, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -1। -1 रखेंगे तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पर एक ही वेरिएबल निकालना था, इसलिए सिंगल इक्वेशन से ही वैल्यू निकल गई। अभी तो हमने सिर्फ जो CR इक्वेशन है उसका एक ही कंडीशन लगाई ना, कौन सी कंडीशन लगाई, (u/(x) इक्वल टू (v/(y)। सेकेंड कंडीशन क्या थी, (u/(y) इक्वल टू (v/(x)। ये फर्स्ट वाली कंडीशन से ही p की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल निकालना था। एक से ज़्यादा वेरिएबल निकालने होता है तब दोनों इक्वेशन का यूज़ करना होगा, दोनों कंडीशन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है अ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन f इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। मतलब ऐसा फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। अब ये लाप्लास इक्वेशन क्या है, तो लाप्लास इक्वेशन है del² f इक्वल टू 0। क्या है, del² f इक्वल टू 0। अब ये डेल क्या है, तो याद करो डेल को हमने पढ़ा है वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर कैलकुलस में मैंने आपको बताया था कि डेल इक्वल टू होता है कर्ली बाय कर्ली x i कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली y j कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली z k कैप। याद आ रहा है, ये है डेल इक्वल टू, हमें निकालना है डेल स्क्वायर, तो वो कैसे आएगा, डेल डॉट डेल से, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कर्ली 2/कर्ली x² प्लस कर्ली 2y कर्ली y² प्लस कर्ली 2/कर्ली z²। तो ये आ गया डेल स्क्वायर। हमें निकालना है डेल स्क्वायर f, तो यहाँ पर लगा दो f, और इसकी वैल्यू आना चाहिए इक्वल टू 0। तो यदि हमें एक फंक्शन गिवन है f, हमें निकालना है कि वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। तो इस कंडीशन को यदि वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब लाप्लास इक्वेशन को यदि वो सेटिस्फाई करेगा, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। और यदि वो फंक्शन 2D में दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे, मतलब कर्ली 2f/कर्ली x² प्लस कर्ली 2f/कर्ली y² इक्वल टू 0। और यदि फंक्शन 3D में है, मतलब उस क्वेश्चन में x, y और z 3 वेरिएबल हैं, तब हम इस कंडीशन में रखेंगे। समझ आ गया, यदि 2D में है तो ये आएगा, 3D में है तो ये आएगा। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं, ये चेक कैसे करते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाएगा, जब u और v ये दोनों फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब u फंक्शन और v फंक्शन दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तब हम बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f ऑफ z है वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब u यदि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या आएगा, कर्ली 2u/कर्ली x² प्लस कर्ली 2u/कर्ली y² इक्वल टू 0। और v भी यदि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या आएगा, कर्ली 2v/कर्ली x² प्लस कर्ली 2v/कर्ली y² इक्वल टू 0। मतलब आपको u को डबल डेरिवेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और u को डबल डेरिवेट करना होगा y के रिस्पेक्ट में।
दोनों का सम इक्वल टू 0 आता है, तब हम बोलेंगे कि u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह v के साथ, v को डबल डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर डबल डेरिवेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, दोनों का सम इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां पर एक u फंक्शन है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? लाप्लास इक्वेशन के थ्रू। हमें निकालना है करली 2u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2u अपॉन करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले तो इसे डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो पहली बार करेंगे तो क्या आएगा, -6xy, और दूसरी बार करेंगे तो -6y। ठीक है, ये हमने x के रिस्पेक्ट में कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, करली 2u अपॉन करली एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख दे रहे हैं -6y प्लस, अब इसे डिफ्रेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। दूसरी बार करेंगे तो 6y, तो ये आ गया करली 2u अपॉन करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब ये फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये फंक्शन होगा हार्मोनिक फंक्शन। समझ आ गया कैसे चेक करना है? तो ये क्वेश्चन करो, इसमें भी हमें चेक करना है। पहले x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेट करते हैं, तो 2x, बाकी तो 0 आ रहा है, दूसरी बार करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट में करो तो -2y -1, और दूसरी बार करेंगे तो -2, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन करो और चेक करो कि बताइए कि ये हार्मोनिक फंक्शन होगा कि नहीं। तो ये आप करेंगे। अब यहां पर दो थ्योरम्स हैं जिनके स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन पर सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि यदि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। यदि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन भी होगा। हार्मोनिक फंक्शन है मतलब u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। स्टेटमेंट समझ आई कि यदि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो वो हार्मोनिक फंक्शन भी होगा, लेकिन इसका उल्टा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर यह भी लिख लो कि इफ़ u and v are harmonic then f of z may or may not be analytic। मतलब f of z एनालिटिक है तो वो फंक्शन हार्मोनिक तो होगा, लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं कि यदि f of z हार्मोनिक है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि f of z एनालिटिक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम समझ आ गई होगी। सेकेंड थ्योरम है कि यदि f of z एनालिटिक है, f of z एनालिटिक है और जो उसका मॉडुलस है, मतलब f of z का जो मॉडुलस है वो कांस्टेंट है, तब हम ऐसा बोलेंगे कि जो f of z है वो भी कांस्टेंट होगा। क्या बोला मैंने कि यदि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f of z इक्वल टू u प्लस आयोटा v, यही होगा। यदि ये एनालिटिक है और f of z का जो मॉडुलस है वो इक्वल टू एक कांस्टेंट है, तो f of z ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन पर सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, तो चलिए वो देखते हैं। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट की जो भी डेफिनेशन है वो तभी वैलिड होगी जब f of z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f of z एनालिटिक होगा। यदि f of z एनालिटिक है तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। यदि u और v हार्मोनिक फंक्शन है और f of z एनालिटिक है तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि u का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वो है v और v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब यदि f of z एनालिटिक है, एनालिटिक होगा मतलब u और v दोनों हार्मोनिक होंगे, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v होगा और v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u होगा। और ऐसा हम तभी बोल सकते हैं जब f of z एनालिटिक होगा। समझ आ रहा है? लेकिन इसका उल्टा तो नहीं होता है कि यदि u और v हार्मोनिक है तब हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि f of z एनालिटिक होगा। यदि ऐसा नहीं बोल सकते तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते
कि u का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा वो v होगा और v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u होगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट होने के लिए f ऑफ z को एनालिटिक होना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई आपको कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट होने के लिए f ऑफ z को एनालिटिक होना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए